लोग जो पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, मतलब इतिहास का पिता किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही आता है, फादर ऑफ हिस्ट्री तो ये कहते हैं हेरोडोटस को। जो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जब शुरुआत करेंगे हिस्ट्री का हम, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, 3 पार्ट हम लोग बांट देते हैं। पहला जो होता है वो होता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। हिस्ट्री का हिंदी हो गया इतिहास। तो पहला हो गया एंशिएंट, पहला हो गया एंशिएंट, दूसरा हो गया मिडाइवल, तीसरा हो गया मॉडर्न, तीसरा हो गया कौन, मॉडर्न। तो तीनों का कोई ना कोई कालखंड है। तो हिस्ट्री का 3 ब्रांच में बांट दिए, पहला हो गया एंशिएंट, दूसरा हो गया मिडाइवल, तीसरा हो गया मॉडर्न। तो कुछ ना कुछ इसको समय के अनुसार बांटा गया होगा कि कब से कब तक के समय को हम एंशिएंट में रखेंगे, कब से कब तक के समय को हम मिडाइवल में रखेंगे, कब से कब तक के समय को मॉडर्न में रखेंगे। एंशिएंट का हिंदी हो गया प्राचीन इतिहास, मिडाइवल का हो गया मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न का हो गया आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, भारत का मतलब विश्व में सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है अपना हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से लेके हम 712 ईस्वी तक, समझिए कि एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इस बॉर्डर लाइन पर देखेंगे तो 712 ईस्वी, 712 ईस्वी तक, ठीक है। 712 ईस्वी तक हम एंशिएंट को मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेंगे, और 712 ईस्वी तक हम किसको मानेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास को मानेंगे, ठीक है। ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं, ठीक है। और 712 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी तक। जो बॉर्डर लाइन हो गया, ये बॉर्डर लाइन किसके बीच का हो गया, एंशिएंट और मिडाइवल का, ठीक है, यानी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का ये बॉर्डर लाइन हो गया। तो ये जो बॉर्डर लाइन है कितना का है, 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ होगा, उस महत्वपूर्ण घटना को देख के हम लोग बांट दिए कि एंशिएंट हिस्ट्री। 712 ईस्वी के पहले क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री है, और 712 ईस्वी के बाद 1707 ईस्वी तक, 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हम लोग मिडाइवल को बांट देते हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास को, ठीक है। और 707 से लेके अभी तक, आज़ादी ले ले अभी तक ले ले, इसको किसमें रखते हैं, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में रखते हैं। तो कुछ ना कुछ एक कालखंड हुआ होगा। जैसे इसको 1707 जब हम लोग देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो औरंगजेब क्या, ये मुगल साम्राज्य का एक राजा रहता है, ठीक है, बादशाह जिसको बोलेंगे। तो मुगल साम्राज्य जो था उसका अंतिम बादशाह कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। इसके बाद भी मुगल कालीन के मतलब मुगल राजाओं का इतिहास रहा है, जिसको उत्तर मुगल कालीन राजा कहते हैं, ठीक है। उत्तर मुगल कालीन राजा को लेंगे 1707 के बाद। लेकिन मेनली इसको कब तक मानेंगे, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो लगभग ये जो होता है मुगल काल का जो इतिहास है, जितने भी अच्छे अच्छे जो मतलब प्रतापी जो राजा हुए थे उनका इतिहास पर यहीं तक है, क्योंकि 1707 के बाद कोई राजा नहीं हुआ जिसका बहुत बड़ा प्रकोप रहा हो इंडिया पे, ठीक है, भारत पे। 712 ईस्वी में क्या होता है, जब 1707 हम लोग देख लिए कि औरंगजेब की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो 712 ईस्वी में कभी कोई ना कोई घटना हुआ होगा। तो 712 ईस्वी है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब का आक्रांता था, ठीक है। अरबों का भारत में आक्रमण करना, इसके पहले से भी बहुत सारा आक्रमण किया अरब वालों ने, ठीक है। लेकिन पहली बार जो सफल आक्रमण हुआ है अरब का भारत में वो 712 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और वो कौन था आक्रांता, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, जिसका नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है यह आक्रमण, 712 ईस्वी में करता है। इसके पहले भी अरबों का आक्रमण हुआ है, लेकिन असफल आक्रमण हुआ है, वो सफल आक्रमण नहीं हुआ है। तो पहला जो अरब का सफल आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो ये जो कालखंड है यही डिसाइड करेगा कौन सा, 712 ईस्वी डिसाइड करेगा एंशिएंट और मिडाइवल के बीच का कड़ी है,
और 707 जो हो जाएगा 1707 वो मिडाइवल और मॉडर्न का होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग मेनली एग्जाम का जब पर्पज से जब हम लोग तैयारी करेंगे तो देखेंगे कि मेन जो क्वेश्चन है वो कहाँ से राइज होता है। ठीक है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन 90 to 80% जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम जितना भी हो तो उसमें देखेंगे। कट गया था क्या? ठीक है, वनडे एग्जाम जितना भी हो उसमें कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम लाएंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, इसका दो नाम, एक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है जिसका दूसरा नाम होता है मृतकों का टीला। मृतक मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या? मृतकों का टीला है। ठीक है, तो वो किस नदी के किनारे है? वो है सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हो जाएगा? रावी नदी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। तो डिटेल में जब भी पढ़ेंगे, आज ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि क्या क्या हम लोग इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, जिस पर फोकस करना है, जिससे एग्जाम हम लोग का निकल सके। ठीक है, तो हम लोग लेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड, बहुत सारे इस पे इतिहासकारों ने, बहुत सारे स्कॉलरों ने अपना अपना कालखंड दिया है कार्बन डेटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो जो मेन जो कालखंड दो निकल के आता है, एक होता है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, ये हड़प्पा का कालखंड है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हड़प्पा में बहुत सारा जगह खोजा गया। जैसे हम लोग देखेंगे तो कालीबंगा हो गया। ठीक है, जैसे कालीबंगा वगैरह जो जगह है, सिंधु घाटी सब सिंधी हो गया, आपको मोहनजोदड़ो हो गया, जो फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा जगह का खुदाई हुआ है। और आज़ादी के बाद जो सबसे अधिक जहाँ मतलब जगह मिला है हड़प्पा का, वो कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। ठीक है, गुजरात में मिला है आज़ादी के बाद, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अधिकतर जो हिस्सा है वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। हड़प्पा का अधिकतर हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन एक पूछता है कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा खुदाई में सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। इसका करंट अफेयर भी बहुत 3-4 क्वेश्चन जो आता है, जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो एक हो गया हड़प्पा सभ्यता से। एंशिएंट हिस्ट्री, कोई भी जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछेगा तो वो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेद से पूछ लेता है क्वेश्चन, वेद हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और जो मगध के जो साम्राज्य थे। ठीक है, मगध के साम्राज्य जो थे, जैसे कौन कौन साम्राज्य? हर्यक वंश हो जाएगा, ठीक है, शिशुनाग वंश हो जाएगा, उसके बाद नंद वंश हो जाएगा, उसके बाद मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? शुंग वंश हो जाएगा, कन्नौ वंश हो जाएगा। तो ये मेनली यही वंश। सतवाहन से क्वेश्चन नहीं पूछता, उसका सतवाहन से ज़्यादा पूछता है तो उसके संस्थापक का नाम पूछेगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल मतलब ये जो टॉपिक है, इससे एग्जाम में अगर एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हुआ तो 90% क्वेश्चन यही टॉपिक से आएगा। सतवाहन से पूछेगा कि उसका संस्थापक कौन था, सिमुक था उसका संस्थापक। ठीक है, सतकर्णी से, तो ये सब चीज़ है जिसको मेनली फोकस करना है हम लोग को। ठीक है, एंशिएंट पढ़ेंगे तो इतना चीज़ों पर हमको मेनली फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का अगर एंशिएंट से कोई क्वेश्चन पूछता है तो 90% क्वेश्चन इसी इर्द गिर्द में घूमता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब हम लोग डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वेद पढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि वेद कितना होगा? 4 होगा। कौन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, एक पूछता है इसमें क्वेश्चन की वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद आते हैं? तो टोटल वेद है 4, त्रयी का मतलब 3 होता है, तो वेद त्रयी में 3 ही वेद आएंगे, यानी अथर्ववेद को छोड़कर जो 3 वेद है कौन सा वेद हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो वेद त्रयी में ही आएंगे। उसके बाद उनके प्रवर्तक और दर्शन और उसके प्रवर्तक हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। ठीक है, तो ये वगैरह इस चीज को वेद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेद में जो ऋग्वेद है इसमें टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, तीसरा जो मंडल है ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। 9वां मंडल में सोम का उल्लेख है। 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? सोम का। 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसमें वर्ण व्यवस्था है। 10वां मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, तो ये वेद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से भगवान का सबसे ज्यादा बार इसमें उल्लेख हुआ है, सबसे ज्यादा? ठीक है, किस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है चीज है जो लोग वेद में जब भी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम लोग सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक रहे हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हो जाएगा? लुम्बिनी में हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। उनका नेपाल में जन्म होगा। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गया आएंगे। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे गया का नाम क्या पड़ा? बोध गया पड़ा। गया का नाम क्या पड़ा? बोध गया पड़ा। ज्ञान की उनकी प्राप्ति होगी। प्रथम उपदेश जो है बौद्ध धर्म में, जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध जो प्रथम उपदेश देते हैं वो कहाँ देंगे? श्रावस्ती में देंगे। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में देंगे, और सर्वाधिक उपदेश जो होगा, सबसे अधिक उपदेश जो होगा उस श्रावस्ती में देंगे। तो प्रथम उपदेश कहाँ देंगे? सारनाथ, जिसका अभी ऋषिपत्नम नाम है। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्नम है। तो पहला उपदेश देंगे सारनाथ, ऋषिपत्नम में, और सबसे ज्यादा जो उपदेश देंगे उस श्रावस्ती में देंगे। ठीक है, इनके माता पिता का नाम, ठीक है, इनके मौसी का नाम, इनके माता पिता का नाम इनके सुशोधन था। पिता का नाम क्या था? सुशोधन था। माता का नाम माया देवी था, और मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी था। इनका बेटा भी हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल था। बेटा का नाम क्या था? राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तीन अलग अलग बौद्ध धर्म में देखेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा हो जाएगा जैन धर्म। जब जैन धर्म की बात करेंगे तो इसमें 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24वां तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन, अच्छा, बौद्ध धर्म में सबसे जो क्वेश्चन एराइज होता है इसके संगति से होता है। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में कितना संगति हुआ था? 4 संगति हुआ था। पहला जो होगा वो कहाँ होगा? राजगिरी, जो आज का जो राजगीर है वहाँ पे राजगिरी में होगा। दूसरा जो होगा वो कलाशोक के समय होगा। अच्छा, पहला संगति अजात शत्रु के समय होगा। पहला संगति किसके समय होगा? अजात शत्रु के समय होगा। दूसरा जो संगति होगा, दूसरा संगति किसके समय होगा? ये हो जाएगा कालाशोक के समय। ठीक है, कालाशोक किस वंश का शासक था? ये था शिशुनाग वंश का शासक। ठीक है, कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरा जो संगति होगा अशोक के समय होगा, जो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, ये कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में होगा। तो पहला हो जाएगा कहाँ पे? राजगिरी, जिसको राजगीर बोलते हैं। दूसरा वैशाली में हो जाएगा। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में हो जाएगा। और चौथा हो जाए कुषाण वंश के एक महान शासक थे कनिष्क। कुषाण वंश के एक महान शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो उनके समय में चौथा संगति होगा। ठीक है, जो कुंडलवन कश्मीर में होगा। ठीक है, कश्मीर का पूरा नाम था कुंडलवन। ठीक है, तो कुंडलवन कश्मीर में होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर का इतिहास हमको किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है, इस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इस ग्रंथ का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? कलहन। इसके राइटर कौन थे? कलहन। ग्रंथ का नाम क्या है? राजतरंगिणी, और इसके राइटर कौन थे? कलहन थे। ठीक है, तो कश्मीर का इतिहास इससे हमको राजतरंगिणी से पता चलता है। उसके बाद हम लोग आएंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश की जब बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद नंद वंश का बात करेंगे, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्मानंद। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्मानंद।
इसमें टोटल 10 शासक हुए। नंद वंश में कितने टोटल शासक हुए? 10 शासक हुए। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? धनानंद। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। एक क्वेश्चन में पूछता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था, तो इसमें ऑप्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो धनानंद जो था, नंद वंश का अंतिम जो शासक था धनानंद, ठीक है, तो ये सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। इसको खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना होगा। नंद वंश के बाद किस वंश का स्थापना होगा? मौर्य वंश का स्थापना होगा। तो जब मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और इसमें सबसे प्रतापी राजा हम लोग पढ़ेंगे अशोक पढ़ेंगे, जो कालिंग युद्ध का हम लोग वर्णन देखते हैं अशोक के समय। जो किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन? 13वां शिलालेख में है कालिंग युद्ध का वर्णन। तो ये सब चीज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, अशोक के समय देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये जो दो वंश है, शुंग वंश और कण्व वंश, शुंग वंश और ये कण्व वंश है, ये कौन सा वंश है? ये ब्राह्मण वंश है, ठीक है। ये कौन सा वंश? ब्राह्मण। शुंग वंश और कण्व वंश कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश है, ठीक है। ये सब चीज देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा है आपको सतवाहन देखेंगे हम लोग, ठीक है। पल्लव वंश देखेंगे, चेदी वंश देखेंगे, सतवाहन, जिससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, एक आध का पूछता है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे। बाकी ये जो है हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, वेद हो जाएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है, जिससे एग्जाम का 90% जो क्वेश्चन है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 90% क्वेश्चन इन्हीं सब वंशों से आएगा, इन्हीं सब टॉपिकों से आएगा। जब हम लोग मिडाइवल का जब बात करते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास का, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का जिसका शुरुआत कब से होता है? 757 से होता है। 757 से कब तक? 1770। 757 में कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम, पहला सफल अरब आक्रमणकर्ता ही रहता है, भारत में आक्रमण करेगा। सिंध, ये आक्रमण कहाँ करेगा? मोहम्मद बिन कासिम, जो कासिम जो है ये आक्रमण कहाँ करेगा? सिंध क्षेत्र में करेगा। कहाँ करेगा? सिंध क्षेत्र में करेगा। वहाँ का राजा रहता है दाहिर सेन। सिंध क्षेत्र में जब ये आक्रमण करेगा तो वहाँ का राजा रहेगा दाहिर सेन। दाहिर सेन यहाँ का राजा रहेगा। सेन वंश का यहाँ उस समय 712 में किया। हाँ, 712 ईस्वी, सॉरी 712 ईस्वी में करेगा। 712 ईस्वी में करेगा। मोहम्मद बिन कासिम कब करेगा? 712 ईस्वी में करेगा, ठीक है, आ गया था गलती से 712 ईस्वी में। तो 712 से 1760 ईस्वी तक का जो इतिहास है मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो कहाँ करेगा? सिंध पे आक्रमण करेगा। सिंध कौन सा? पंजाब वाला क्षेत्र है, जो कुछ अभी पाकिस्तान में है, कुछ अभी भारत में है, ठीक। उस समय वहाँ का राजा रहेगा दाहिर सेन। पहली बार जजिया कर लगाएगा। पहली बार जब आएगा तो पूछता है कि किस शासक ने पहली बार जजिया कर लगाया, तो यही कासिम जो है पहली बार जजिया कर लगाता है। जजिया कर, ये टैक्स है। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स। जजिया टैक्स कौन लगाएगा? मोहम्मद बिन कासिम लगाएगा। तो यहाँ पे किस किस चीज, मतलब लगभग सब पे लगा था। जैसे ब्राह्मण जो लंगा लूला है उस सब को छोड़ के बाकी सब पे क्या लगा था? जजिया टैक्स लगा था। जजिया टैक्स क्या है? ये हिंदुओं को लगने वाला टैक्स है, कर। जजिया टैक्स कैसा कर है? एग्जाम में पूछ दिया तो हिंदुओं को लगने वाला कर है। तो इसमें था कि या तो आप मतलब जजिया टैक्स में क्या था कि या तो आप जजिया टैक्स दीजिए, नहीं तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। तो कुछ लोगों ने टैक्स दिया, कुछ लोगों ने जो टैक्स नहीं दे सकते थे वो क्या कर लिए? इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, यहाँ पे जब आएंगे तो देखेंगे कि मोहम्मद गोरी भी एक शासक रहता है। मोहम्मद मिडाइवल हिस्ट्री में मोहम्मद गोरी एक बड़ा शासक का नाम है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का जब देखेंगे, मोहम्मद गोरी, ठीक है, तो 1192, ठीक है। तो पहली बार भारत पे आक्रमण करेगा कौन? ऐसे मोहम्मद इसके पहले गजनी भी आक्रमण कर चुका था। 1025 ईस्वी देखेंगे, गजनी कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। गोरी अलग है, मोहम्मद गोरी अलग है, मोहम्मद गजनी अलग है। तो मोहम्मद जो गजनी है भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। इसमें इसका सबसे मेन आक्रमण जो है वो 1025 से 1026 ईस्वी के बीच एक आक्रमण था। इसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर आक्रमण था।
मोहम्मद गजनी का सोमनाथ मंदिर आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर इसका आक्रमण था। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ मंदिर है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात है। तो गुजरात के किस जिला में है? काठियावाड़ जिला में। काठियावाड़ जिला में। गुजरात के किस जिला में? काठियावाड़ जिला में। तो इसका एक मेन आक्रमण, कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। इसका सबसे मेन आक्रमण यही है 1025 से 1026 के बीच का आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनी कब किया था? तो 1025 से 1026 के बीच किया था। ठीक है, तो ये हम मोहम्मद गजनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये जब आक्रमण करने आया था तो बहुत सारा इतिहासकार लेके आया था। ठीक है, अलबरूनी वगैरह को लेके आया था। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद गोरी। तो गोरी का 2 आक्रमण 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से इस आक्रमण को जानते हैं। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। इस समय दिल्ली के शासक कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, सिर्फ चौहान नहीं, अब एग्जाम में पूछा है कि प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, इसमें दिल्ली का शासक कौन रहेंगे? दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, चौहान थर्ड थे। दिल्ली के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। तो तराइन का युद्ध लड़ेगा, किससे लड़ेगा? दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से लड़ेगा। तो प्रथम जो तराइन का युद्ध है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि तराइन का युद्ध किससे किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, सिर्फ चौहान नहीं याद करना है, इसमें तृतीय लगा देना। अभी एग्जाम में जस्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया है, उसमें प्रथम भी ऑप्शन था, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो हम लोग को तृतीय याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, तो तराइन का जो युद्ध था किससे किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, तराइन का 2 युद्ध हुआ, 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हो जाएगा। जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? हार जाता है। प्रथम जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाएगा? हार जाएगा। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हो जाएगा इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ठीक है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होगा इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाएगा। उसके बाद 1194 ईस्वी की जब बात करें, 1194 ईस्वी में चंदावर का एक युद्ध होता है। चंदावर, अच्छा ये हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम लोग ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज से क्वेश्चन पूछेगा उसको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो 1194 में क्या हो जाएगा? चंदावर का युद्ध होगा। ठीक है, तो किसके बीच होगा? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होगा। ठीक है, 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 94 में चंदावर का युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है, इसके बाद जब ये चल जाएगा, जब वापस युद्ध लौट के जब ये वापस जाएगा, युद्ध लौट के तो वहां से ये अपना गुलाम को भेजेगा। गुलाम का इंग्लिश क्या होता है? स्लेव होता है। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। ये अपने गुलाम को भेजेगा जिसका नाम क्या रहता है? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका गुलाम का नाम क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन जब ऐबक आएगा भारत में तो गुलाम वंश का स्थापना करेगा। ठीक है, किस क्षेत्र में करेगा? पहले अपना राजधानी लाहौर बनाता है, बाद में इल्तुतमिश इसके राजधानी को कहाँ कर देगा? इल्तुतमिश इसके राजधानी को कर देगा दिल्ली कर देगा। ठीक है, तो जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी का ही गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहता है? मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहेगा? मोहम्मद जो गोरी है उसका क्या रहेगा? गुलाम रहेगा। ठीक है, गुलाम का इंग्लिश क्या होता है? स्लेव होता है। ठीक है, गुलाम का इंग्लिश क्या होता है? स्लेव होता है। अच्छा, पहले के राजा रजवाड़े में जब देखेंगे तो गुलाम को खरीद बिक्री होता था गुलाम का। ठीक, गुलाम का क्या होता था? खरीद बिक्री होता था। किस राजा के पास सबसे ज्यादा गुलाम है? अच्छा, गुलामों को किस लिए रखा जाता था खरीद के? सैनिक के सेवा के लिए। सैनिक जो होते थे उसके सेवा के लिए किसको रखा जाता था? गुलामों को खरीदा जाता था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिसमें जैसे 2 राजाओं के बीच युद्ध हुआ तो एक राजा विजेता होगा और एक राजा
उपविजेता होगा, हार जाएगा। तो जो हारा हुआ राजा का जो सैनिक है उसको क्या लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, गुलाम का खरीद बिक्री भी होता था और दूसरे राजा किसी और राजा को हराता था तो उसके सैनिक को गुलाम बना लिया जाता था। तो इसमें कुछ वंश के संस्थापक हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन वंश है आगे हम सबका ट्रिक भी बताएंगे। जैसे इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, सुगंध लीजिए। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग से गुलाम वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, ख से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। तो से क्या हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा। सु से क्या हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा। ल से क्या हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए। इस सल्तनत काल है। ठीक है, मुगल काल इसके बाद आएगा। ये कौन सा काल है, सल्तनत काल है। तो पहला वंश इसमें आ जाएगा गुलाम वंश, दूसरा आ जाएगा खिलजी वंश, तीसरा आ जाएगा तुगलक वंश, चौथा आ जाएगा सैयद वंश, पांचवा जाएगा लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके संस्थापक कौन थे, ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब मीनार का क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत कराया था। ठीक है, इसके बाद इसका मरम्मत और शासकों ने कराया, लेकिन आंसर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक से। निर्माण कौन किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें, एक संस्कृत पाठशाला कोई 2.5 दिन वहां पे जाकर रुका था और संस्कृत पाठशाला का नाम रखवा दिया क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इसकी जो मौत हुई, ठीक है, इसका कालखंड सबका हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सबका कालखंड पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी मौत किससे हुई, चौगान खेलते समय हो गई। इसकी मौत कैसे हुई, चौगान खेलते समय हो गई। इसके बाद इसी वंश का एक संस्थापक आएगा, इल्तुतमिश। कौन सा आएगा, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ जाएगा, इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश की बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, 2 क्वेश्चन है। ये गुलाम वंश का संस्थापक पूछता है, इल्तुतमिश ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम देंगे। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा, आसिफ संस्थापक पूछेगा तो ऐबक हो जाएगा। ठीक है, इसमें बलबन आ जाएगा, रजिया सुल्तान आ जाएगी, प्रथम महिला शासिका जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रजिया सुल्तान आ जाएगी इसमें। इस वंश का जब पतन होगा तो इसके बाद खिलजी वंश का आएगा समय। ठीक है, खिलजी वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, नाम बताओ कौन कौन सा शासक हुए खिलजी वंश का। खिलजी वंश के 2 शासक हुए, कौन कौन से शासक हुए, सोचो, दिमाग पे जोड़ दो, खिलजी वंश का शासक। याद आएगा तो बताना। ठीक है, खिलजी वंश का 2 शासक हुए, 2 शासक हुए। एक शासक इसमें जो दूसरा जो शासक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश आ जाएगा। तुगलक वंश का शासक स्थापक के नाम याद है, गयासुद्दीन तुगलक। इसके संस्थापक का नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश आ जाएगा, इसके में कौन आ जाएगा, खिजर खां वगैरह आ जाएगा। उसके बाद लोधी वंश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुगलक वंश में एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश में एक शासक आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक यही था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये उसी समय आज जो हम लोग करेंसी जो चला रहे हैं, आज हम लोग के देश में क्या चलता है, करेंसी चलता है सिस्टम के रूप में। पहले हम लोग
पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। जब हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि उसमें करेंसी का लेन देन नहीं होता था, उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या है कि मेरे पास अगर हमको चावल का जरूरत है, मेरे पास गेहूँ है, तो हम आपको गेहूँ 1 किलो देंगे, आप हमको 1 किलो चावल दे दीजिए, ठीक है। उस समय बार्टर सिस्टम था। तो ये उस समय करेंसी ये चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पढ़ा लिखा शासक आया था, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक आया था। लेकिन इसका कोई भी जो जितना भी चीज़ें इम्प्लाई किया, कोई भी चीज़ का क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। ये अपना राजधानी बना लिया था दौलताबाद। अपना राजधानी कहाँ बनाया था, दौलताबाद। बीच में अपना राजधानी दौलताबाद बनाया था। तो इसके बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सैयद वंश में कौन आ जाएगा, खिज्र का आ जाएगा। लोधी वंश में कौन आ जाएगा, इसका अंतिम शासक जो हो जाएगा इब्राहिम लोधी हो जाएगा। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हो जाएगा कब, तो इब्राहिम लोधी जो हो जाएगा इसका अंतिम शासक हो जाएगा। तो 1526 में क्या हुआ था, ऐसा कुछ घटना याद आ रहा है 1526 का, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, ठीक है। किससे किसके बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, याद है कुछ, नहीं याद है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर क्या होता है उसमें, विजयी होता है, ठीक है। अब यहीं से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ जाएगा, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी होता है 1526 ईस्वी में। यहीं पे क्या हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का नींव पड़ जाएगा, ठीक है। तो 1526 की जब डेट याद करेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा, पानीपत। तो पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। पानीपत जगह कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, फर्स्ट वार हुआ था, ठीक है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन रहेगा, बाबर रहेगा। अच्छा, बाबर जब आया था ना उस समय तोप लेके आया था, ठीक है। पहली बार तोप का प्रयोग यहीं किया है, बाबर ने किया है, ठीक है। अब उस समय भारत में तोप था नहीं, सब शासक के पास तोप था नहीं, ठीक है। ये सब शासक के पास क्या। अच्छा, जो सल्तनत काल के जितने भी राजा हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस सब के जितने भी शासक हुए उसको सुल्तान बोला जाता है। सल्तनत काल के जितने शासक हुए उसको क्या बोलेंगे, सुल्तान। और मुगल काल में जितने शासक होंगे उसको क्या बोलेंगे, बादशाह बोलेंगे। जैसे बोला बादशाह अकबर, बादशाह हुमायूं, ठीक है। तो मुगल काल के जितने शासक होते हैं उसको बादशाह बोलेंगे, और सल्तनत काल के जितने शासक हैं उसको क्या बोलेंगे, सुल्तान बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें बाबर विजयी रहता है। अब मेन कारण इसका क्या रहता है, तोप। तो तोप चलाने वाला इसका 2 निशानेबाज था, अली और मुस्तफ़ा। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अली और मुस्तफ़ा था, ठीक है। मेन कारण इसका क्या था, तो बाबर कुछ लड़ाई लड़ा है, बाबर क्या कुछ लड़ाई लड़ा है। कौन कौन सा लड़ाई लड़ा है याद है, 1526 में तो पानीपत का लड़ाई लड़ लिया, 1527 में भी कोई लड़ाई लड़ेगा, 1528 में ही लड़ाई लड़ेगा, 1529 में ही लड़ाई लड़ेगा, 1530 में ही मर जाएगा। बाबर का कहानी खत्म। 1530 में बाबर का कहानी खत्म हो जाएगा, बाबर कहानी खत्म, ठीक है। सोचो इसमें कुछ ट्रिक कभी बताए हैं 4 युद्ध का, पानी पिया खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा, खानवा का युद्ध। पानी पिया खाना खाया और घाघरा का युद्ध हो जाएगा, घाघरा का युद्ध। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। पानी पिया खाना खाया घर गया चल गया मर गया, ठीक है। पानी पिया पानीपत का युद्ध, खाना खाया खनवा का युद्ध, घर गया घाघरा का युद्ध, चल गया चंदेरी का युद्ध, और 30 में मर गया, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30 इसमें
इम्पोर्टेंट आता है कि खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर का जो सेना था वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें राणा सांगा का कद बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसी युद्ध में बाबर जो है वो अपने जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा देगा इसी युद्ध में। ठीक है, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा देगा। घाघरा का युद्ध लड़ेगा, चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, 30 में क्या हो जाएगा? बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे, जब मुगल पीरियड जब हम लोग पढ़ेंगे, तो मुगल पीरियड में कुछ ना कुछ बहुत सारे मतलब राजा हुए, बादशाह हुए। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुगल काल में कौन कौन बादशाह हुआ? पहला तो बाबर उसका संस्थापक हो जाएगा। मुगल काल का मुगलिया साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाबर के बाद कौन हो जाएगा? बाबर। हुमायूं हो जाएगा। बाबर के बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद कौन आ जाएगा? अकबर आ जाएगा। जहांगीर आ जाएगा। शाहजहां आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 टोटल कितने हुए? 6। 6 बादशाह के बाद जो बादशाह आएगा उसको क्या बोलेंगे? लेटर मुगल बोलेंगे, यानी उत्तरकालीन मुगल बोलेंगे। जैसे फर्रुख सैयद हो गया, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो मेनली हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा इन सब चीज़ों से आएगा। सबसे हिस्ट्री की जो बात करें तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएगा? मॉडर्न से आएगा। उसके बाद एंशिएंट से आएगा, उस सबसे कम आता है मिडाइवल से आएगा। ठीक है, तो बाबर की बात करें तो संस्थापक कौन था? बाबर था। उसके बाद हुमायूं आएगा। ठीक है, अच्छा, हुमायूं के काल में एक बिहार का सासाराम का एक शासक रहता है। सासाराम, बिहार के सासाराम का क्या नाम होता है? शेर शाह सूरी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, शेर शाह सूरी बीच में हुमायूं को ही भगा देगा, दिल्ली के गद्दी पर राज कर लेगा। क्वेश्चन ही पूछता है कि बिहार का एकमात्र शासक जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा शेर शाह सूरी था। ठीक है, हुमायूं को ही भगाएगा। इसके मरने के बाद ही हुमायूं आएगा। ये जब मर जाता है उसका नामक चलाते समय अग्नय, आग वाला यंत्र रहता है। ठीक है, अग्नय यंत्र चला, जब मर जाएगा उसके बाद हुमायूं फिर दिल्ली पे आएगा। ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर आएगा। हुमायूं के बाद क्या आ जाएगा? अकबर आएगा। अकबर को बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाएगा। स्वर्ण काल कहा जाएगा। अकबर के काल को क्या कहता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक, शाहजहां को क्या कहा जाएगा? वास्तुकला का स्वर्ण काल। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहा जाएगा? औरंगजेब को ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। ठीक, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां। तो जितना भी आर्किटेक्ट वाला ये काम किया है, इसके कारण से क्या कहा जाएगा? वास्तुकला का। इसके काल को क्या कहा जाएगा? वास्तुकला का स्वर्ण काल। जहांगीर के काल को क्या कहा जाएगा? चित्रकला का स्वर्ण काल। वैसे चित्रकला का जो उदय हुआ वो अकबर के समय में हुआ, लेकिन अपने चरम सीमा पर किसके समय था? जहांगीर के समय था। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। अच्छा, इस ताजमहल से एक चीज याद आया कि भी एक ताजमहल बनाया था अपने बीवी के याद में। ठीक है, इसको ब्लैक ताजमहल कहते हैं। ब्लैक ताजमहल कहते हैं। कहाँ बनाया था? औरंगाबाद। औरंगाबाद कौन सा था? बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। ठीक है, सो ब्लैक ताजमहल। दूसरा इसको कहा जाता है कि ताजमहल की भद्दी नक्काशी भी कहा जाता है इसको। तो ये जो ताजमहल बनाया औरंगजेब, ये भी अपने बीवी के याद में बनाया। ये कहाँ बनाया? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, और शाहजहां जो ताजमहल बनाया कहाँ बनाया? यूपी में बनाया है। ये कहाँ बनाया? आगरा के यूपी में बनाया है। ठीक है, तो ब्लैक ताजमहल या ताजमहल की भद्दी निकासी कहते हैं। ठीक है, तो 1707 में इसका कहानी, औरंगजेब तक का कहानी खत्म हो जाएगा। 1707 के बाद जो कालखंड जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का कालखंड स्टार्ट हो जाएगा।
कौन सा कालखंड स्टार्ट हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का कालखंड स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा जो किसी एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाएगा इतिहास पार्ट से, हिस्ट्री पार्ट से, तो किससे पूछा जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 1498 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 1498 क्या हुआ था इस दिन? वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया था? भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ आएगा? भारत आएगा। जब भारत आएगा तो किस राज्य में आएगा? केरल राज्य में आएगा। किस राज्य में आएगा? केरल। केरल का बंदरगाह कौन सा रहेगा? कालीकट बंदरगाह रहेगा। कालीकट बंदरगाह रहेगा, ठीक है। उस समय यहाँ का राजा कौन रहेगा? जैमुरीन राजा रहेगा। जैमुरीन राजा रहेगा यहाँ का, ठीक है। जैमुरीन राजा रहेगा। तो किस पर्पज से आएगा? ये आएगा बिजनेस पर्पज से। किसका? मसालों का बिजनेस, बिजनेस पर्पज। वास्को डी गामा आएगा, कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। तो अलग अलग जो कंपनियां हैं अब धीरे धीरे आएंगी। पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। ये सब कंपनियां आएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। सब अपना अपना कहीं ना कहीं कोठी स्थापित करेगा, ठीक है। कहने का एक तरह का मुख्यालय अपना बनाएगा। जैसे अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ? सूरत में हो जाएगा, ठीक है। इसका पुर्तगालियों का मसूलीपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सब का अपना अपना एक मुख्यालय होगा, ठीक है। अच्छा, इन सब अब इतने सब किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। वास्को डी गामा आया भारत में 1498 ईस्वी में मसालों का व्यापार करने के लिए। अब देखा देखी ये सब आए। उस समय भारत को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, ठीक है। भारत को क्या कहा जाता? सोने का चिड़िया कहा जाता था। ये सब किस लिए आएंगे? व्यापार करने के लिए आएंगे। अब व्यापार करने के लिए आएंगे, इस सब में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। उस समय तक सिर्फ पुर्तगाली के लिए व्यापार किए, उसके बाद डच आ गया, अंग्रेज आ गया, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये 5 कंपनियां के आपस में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। अब ये कंपटीशन एक दूसरे से करेंगे कंपटीशन, इन दोनों के बीच भी कुछ होगा अपना। जैसे जब पढ़ेंगे बेदरा का युद्ध, हम आगे हम लोग पढ़ेंगे बेदरा का युद्ध पढ़ेंगे, बेदरा का। तो वांडीवास का युद्ध पढ़ेंगे, वांडीवास का युद्ध पढ़ेंगे। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, 1759। वांडीवास का हुआ था 1760 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब युद्ध पढ़ेंगे किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा, जो मुख्य जो कारण है हम लोग का, जैसे हम लोग क्या हुए, हम लोग पहले क्या थे? पहले हम लोग स्वतंत्र थे, फिर हम लोग गुलाम बन गए अंग्रेजों के, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा गुलाम बनने का। ऐसे हम लोग गुलाम थोड़ी बन गए होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग में डिमेरिट रहा होगा हम लोग कि जो राजा हो जाते उस सब में, ठीक है। तभी तो गुलाम बने हम लोग, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बक्सर कब हुआ था? 1764, ठीक है। जब हम लोग प्लासी का जब युद्ध पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, कब हुआ था? 1757 से प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं तो किसके किसके बीच हुआ था? एक तो अंग्रेज होगा, एक कोई ना कोई भारतीय होगा। तो इसमें अंग्रेज कौन था? पुर्तगाली थोड़ी हुआ। प्लासी का युद्ध भारतीय और अंग्रेजों के बीच हुआ। तो भारतीयों की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला थे। और यहाँ पे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ये कौन था? सेना का कमांडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसके पीछे का भी कारण है। जो सिराजुद्दौला थे, इनके नाना थे अलवर्दी खां इनके नाना थे, ठीक है। तो अलवर्दी खां इस 1756 ईस्वी में इसको बना देते हैं 54 में। तो 1756 ईस्वी का एक घटना है।
काल कोठरी ब्लैक होल ट्रेड ही जिसको बोलते हैं। 1756 ईस्वी में क्या करता है, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को क्या करेगा कौन, सिराजुद्दौला। 146 अंग्रेज आदमी को ये काल कोठरी में बंद कर देगा, जिसमें सांस लेने के लिए भी एक छेद नहीं था। ठीक है, तो उसमें से मात्र अगले दिन 23 आदमी बचता है, 23 आदमी जिंदा बचता है, सब लोग मर जाता है, यानी 123 आदमी की डेथ हो गई, मात्र 23 आदमी जिंदा बचा। अब 23 आदमी में ही एक व्यक्ति होता है जेड हॉलवेल, जेड हॉलवेल एक व्यक्ति होता है। ये कहानी बताता है कि सिराजुद्दौला, हम लोग 146 आदमी थे, 146 को ही बंद कर दिया एक रूम में, हम लोग 23 आदमी मात्र जिंदा बचे हैं। तो उसकी एवज में अंग्रेज और सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ेगा। इस युद्ध का नाम क्या है, प्लासी का युद्ध लड़ेगा 1757 ईस्वी में। तो यहाँ पे इसका एक सैनिक होता है मीर जाफर के धोखाधड़ी से युद्ध हार जाता है। सिराजुद्दौला युद्ध जीत रहा होता है, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला जीत रहा होता है। इसका जो सैनिक होता है मीर जाफर बोलता है कि अब हम लोग युद्ध जीत रहे हैं, आप जाइए अब महल में जाइए। सिराजुद्दौला महल में आता है। ये जिसका जो सैनिक होता है मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिला हुआ होता है और ये युद्ध हार जाता है। युद्ध जब महल आता था जब मालूम चलता है कि सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। ठीक है, तो इसका अपना सैनिक का धोखाधड़ी था। ठीक है, उसके बाद कब हो जाएगा, 1764 ईस्वी का युद्ध होगा। इस युद्ध का क्या नाम है, बक्सर का युद्ध। 1757 में कौन हो जाएगा, प्लासी हो जाएगा। 1764 की बात करें तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर कहाँ है, बिहार में है। बक्सर का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध ही मेन कारण था हम लोग का गुलाम होने का, क्योंकि इसमें दिल्ली के एक शासक ने ये युद्ध लड़ लिया था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में 3 लोग हो जाएंगे एक साथ, 3 भारतीय प्लस 1 अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज का नाम होता है हेक्टर मुनरो। अंग्रेज कौन हो जाएगा, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। यहाँ पे सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला अलग है, सुजाउद्दौला अलग है। ठीक है, यहाँ पे सुजाउद्दौला हो जाएगा, सुजाउद्दौला। ठीक है, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ये दिल्ली का शासक था, मुंह उठा के आ गए यहाँ पे लड़ने। शाह आलम द्वितीय, आलम सेकंड। एक और होता है मीर कासिम, सब खेल इसी का रहता है, मीर कासिमुआ का रहता है। ठीक है, ये अपना राजधानी मुंगेर बना देता है, मुंगेर लाता है राजधानी, यहाँ पे बंदूक बनाने लगता है। ठीक है, अब अंग्रेज को इससे दिक्कत होता है तो अंग्रेज इसको पद से हटाने की कोशिश करता है। ये कहता है ऐसे थोड़े हटेंगे, अब युद्ध होगा अंग्रेजों के बीच। तो 3 लोग को ही समेट लेता है अपने साथ, और 2 लोग को समेट लेगा, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय में दिल्ली के शासक रहते हैं। मीर कासिम खुद हो जाएगा। ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो से लड़ेगा। यहाँ पे भी अंग्रेज जीत जाता है, ये तीनों हार जाएगा, अंग्रेज क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, तो मेन जो होता है ऐसे ये दोनों हारा रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ये जो शाह आलम जो द्वितीय, जो दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, ये इस युद्ध में शामिल था। आज तीनों हार जाता है, तो दिल्ली का एक तरह से शासक ही हार गया। तो यहाँ पे 1765 ईस्वी में एक संधि करेगा, इलाहाबाद का संधि। 1765 में क्या करेगा, इलाहाबाद का, 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद का संधि करेगा। फिर प्लासी वाला युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव जो सेनापति था उसको इस संधि में बुलाएगा। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी ले लेगा, यानी सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। पहले क्या था, पहले बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब एक क्या था, एक प्रांत था, एक ही जगह सब सम्मिलित है, एक ही पार्ट था सब। ठीक है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी ले लेगा, इन सब टैक्स सब चीज अपने कंट्रोल में ले लेगा। यहाँ से हमारा देश गुलाम बनना स्टार्ट हुआ। पूछता है निर्णायक युद्ध कौन था, गुलाम होने का हम लोग का निर्णायक युद्ध कौन था, ये 1764 का बक्सर का युद्ध था। जब ये संधि कर लेगा, इलाहाबाद का संधि, यहाँ से हमारा देश धीरे धीरे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, क्योंकि ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों अंग्रेज के कब्जा में चला गया। अब धीरे धीरे सभी प्रांत को धीरे धीरे वो कब्जा में लेगा। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब इसके बाद जब हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध जब हो जाएगा, धीरे धीरे अंग्रेज जब अपना लाख पर जब पसारना जब स्टार्ट कर देगा भारत में, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, बीच में वही हो जाएगा, अंग्रेज जब कब्जा करेगा भारत पे, तो
रेगुलेटिंग एक्ट लाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाएगा, चार्टर अधिनियम लाएगा 1813, 1833, 1853 का चार्टर अधिनियम लाएगा, भारत शासन अधिनियम लाएगा 1909, 1919, 1935 का अधिनियम लाएगा, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद होगा, ठीक है। बीच में भी कुछ, अब इसके बीच में 1764 से लेके 1947 के बीच में भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होगा आज़ादी के लिए। 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली ना, 1764 से लेके 1747 के बीच में अब भारतीयों और अंग्रेजों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा, एक दूसरे में लड़ाई होगा आज़ादी के लिए। इसमें बंगाल विभाजन इस 1885 की जब बात कर रहे थे, कांग्रेस का गठन कर देगा ये क्या कर देगा, कांग्रेस का गठन कर देगा, जो अभी कांग्रेस है उसका गठन ये कर देगा। 1905 की बात करेंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन कर देगा। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन हो जाएगा। बंगाल मतलब